Dear students, welcome to all of you. I am going to discuss and explain the topic powers and function of state governor in India, which is related to the subject of constitutional law of India. You had understand the position and appointment process in back lecture. अर्थात आप सबों को पिछले कक्षा में मैं राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति एवं उसके नियुक्ति से संबंधित तथ्यों पर प्रकाश डाला था। अब मैं भारतीय राज्य के राज्यपाल के अधिकार एवं कार्य या उसकी भूमिका के संदर्भ में समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा राज्यपाल को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई है। अर्थात राज्य में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के शक्तियों के कुछ सब्जेक्ट को छोड़कर प्राय समानता है, अर्थात इक्वल है। According to D.D. Basu ने कहा कि shortly speaking the powers of the governor of a state are analogous to those of the president, excepting the governor has no diplomatic, military और इमरजेंसी पावर्स। अर्थात राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर। ऐसे राज्यपाल की शक्तियों को सामान्यतः हम चार भागों में बांट सकते हैं। जैसे कार्यपालिका संबंधी अधिकार एवं या कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर्स। दूसरा हुआ वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स। तीसरा है विधायी संबंधी शक्तियां, legislative powers and और लास्ट में न्यायिक शक्तियां, क्षमादान की शक्तियां, अर्थात जुडिशियल पावर्स एंड पार्डन पावर्स। इसके अलावे भी कुछ अन्य मिसलेनियस पावर्स राज्यपाल को दिया गया है। तो इस तरह से पहला राष्ट्रपति की शक्तियां एग्जीक्यूटिव पावर्स है, अर्थात कार्यपालिका संबंधी शक्तियां है, जिसके अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करता है। अर्थात राज्य के समस्त कार्यपालिका शक्तियां, समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राज्यपाल के नाम पर ही किए जाते हैं, चूंकि वह राज्य के कार्यपालिका प्रधान होता है। ऐसे आर्टिकल 166 1 और 2 में अनुच्छेद 166 के खंड 1 और 2 में दिए गए उपबंधों का जो स्वरूप है वह निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं है। इसका तात्पर्य है, इसका अभिप्राय है कि यदि कोई आदेश इन उपबंधों का उल्लंघन करता है, अर्थात आर्टिकल 166 पार्ट 1 एंड 2
का उल्लंघन करता है तो वह इस आधार पर उसे अवैध नहीं माना जाएगा या न होगा कि राज्यपाल द्वारा पर्सनल रूप से, व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित नहीं किया गया है। ऐसे विवादों में, ऐसे जो भी विवाद है उसमें यह सिद्ध करना होता है कि राज्यपाल द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित किया गया है अथवा नहीं किया गया है, अर्थात अनुच्छेद 166(3) में आर्टिकल 166 के पार्ट 3 के अंतर्गत उचित आदेश पारित हो। इट मीन्स कि आर्टिकल 166 पार्ट 3 के अंतर्गत उसे पारित या प्रमाणित किया जाएगा तो ऐसा हुआ उस पर न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। फिर भी यदि ऐसा न हो तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन यदि राज्यपाल द्वारा उक्त आदेश का प्रमाणीकरण का पृष्ठांकन हो, अर्थात अनुच्छेद 166 खंड 3 के अंतर्गत राज्यपाल का आदेश का पृष्ठांकन प्रमाणित पूर्ण हो तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी तरह का एक मामला गुजरात राज्य वर्सेज आर ए मेहता का 2013 में यह मामला आया था कि जो मामला आया उस 2013 में जो यह मामला आया उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि राज्य के प्रधान के रूप में राज्यपाल को अपने शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करना होता है, अर्थात अनुच्छेद 166(3) के अधीन या अंतर्गत बनाए गए रूल्स ऑफ बिजनेस के अंतर्गत कार्य करने के लिए राज्यपाल बाध्य होते हैं। ऐसे जैसे इसमें कुछ अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है, जैसे आर्टिकल 161, 164, 165, 174, 175, 176 या 200 या 202 या 203 पार्ट 3, 213, 233 एंड 360। ये सभी जो आर्टिकल है, ये सभी जो अनुच्छेद है, इन सभी अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल को कैबिनेट के सलाह से ही कार्य करना होता है। हाँ, मुख्यमंत्री के चयन, सरकार की बर्खास्तगी या विधानमंडल को भंग करना या अन्य तत्कालिक परिस्थितियों में राज्यपाल अपने विवेक से अथवा विधि विशेषज्ञ की राय से कार्य करता है। जैसे आर्टिकल 192 के पार्ट 2 में यह प्रावधान है कि जब तत्कालिक कुछ परिस्थितियां सामने आ जाए, जैसे जयललिता का केस भी आप पढ़िएगा तो क्लियर हो जाइएगा कि जयललिता केस में वह विधानसभा के किसी भी यानी विधानसभा अथवा विधान परिषद के सदस्य नहीं थे। बाद में वह मुख्यमंत्री बनी विधान परिषद से। उसके बाद उन पर न्यायालय के द्वारा आरोप गठन हुआ, उसके फैसला आया, उन पर 3 साल से अधिक जो प्रावधान है कि 3 साल से अधिक की सजा हुई।
उसके बाद वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। लेकिन फिर भी जयललिता फिर वह आरोपित होते हुए भी जब उन्हें जमानत न्यायालय से मिला तो फिर भी राज्य में जाकर वह विधायी सदस्य के रूप में चुनाव लड़ लिया और चुनाव जीत भी गया। और गवर्नर वहाँ की जो थी उसने उसे मुख्यमंत्री बना दिया। इस पर हंगामा हुआ। उसके बाद 192 के पार्ट 2 में कुछ तथ्य जोड़े गए और उसके बाद क्योंकि उसमें राज्यपाल को इंगित करके कहा गया कि राज्यपाल इन सभी चीजों को देखे और राज्यपाल परिस्थितिबद्ध, चाहे वह मुख्यमंत्री का चयन हो, सरकार की बर्खास्तगी हो या विधानमंडल भंग करने की स्थिति परिस्थिति आए, उस समय वह अपने विवेक का, क्योंकि उस समय तो मंत्रिमंडल यदि मुख्यमंत्री को ही हटाने की बात आ जाए तो वहाँ मंत्रिमंडल क्या सलाह देगी। किसी मंत्री को हटाने की बात अगर आए तो मुख्यमंत्री के विचार से वह उस मंत्री को नहीं हटाने की बात आता है तो वहाँ सलाह लेना संविधान सम्मत नहीं लगता। इसके अलावे भी राज्यपाल राज्य के सभी महत्वपूर्ण पद, संवैधानिक पदों पर नियुक्ति करता है। ऐसे आप पहले से भी जानते हैं कि राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं उसके सलाह पर मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करता है। अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा उसके सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा होता है। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि राज्य के अंतर्गत जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उसके वाइस चांसलर की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावे भी कुछ आयोग हैं, अल्पसंख्यक आयोग से लेकर अल्पसंख्यक आयोग राज्य का हो या जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड कमीशन हो, उसके भी सदस्य एवं चेयरपर्सन की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये सभी कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। दूसरा है फाइनेंशियल पावर, जो वित्तीय शक्तियाँ है। राज्यपाल वित्तीय शक्तियाँ के अंतर्गत राज्यपाल को कुछ फाइनेंशियल पावर्स भी है। जैसे राज्यपाल के सिफारिश या पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक विधानमंडल में पेश नहीं किया जा सकता। राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है, जो अनुच्छेद 166 पार्ट 1 में कहा गया है। दूसरा है कि राज्यपाल की सिफारिश पर ही अनुदान की मांग सदन में रखी जा सकती है या पेश की जा सकती है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 203 के पार्ट 3 में स्पष्ट है। इसके अलावा विधानमंडल के सदन अथवा दोनों सदन, चाहे वह विधानसभा हो या विधान परिषद हो, दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल द्वारा ही वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम साधारण रूप में बजट कहते हैं, को पेश किया जाता है, जो अनुच्छेद 202 में प्रावधान है। इसके अलावा तीसरा है विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स, कि राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का एक अविभाज्य अंग है। अर्थात राज्यपाल विधानमंडल के एक सदन अथवा दोनों सदनों के सत्र को निश्चित समय एवं स्थान पर अधिवेशन बुलाने का आदेश निर्गत करता है, उसे स्थगित करने का आदेश निर्गत करता है और विधानसभा को भंग भी कर सकता है। एक सत्र और दूसरे सत्र के अधिवेशनों के बीच जो 6 मंथ 6 महीना से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, वो भी वह बार बार इंडिकेट करता है। वह सदन को संबोधित करता है, उसके अनुमति के बिना
विधेयक सदन में प्रस्तुत नहीं किए जाते, जैसे धन विधेयक। इसके अलावे वह विधान परिषद के 1/6 अन्य छठे भाग वाले सदस्यों को भी मनोनीत करने का अधिकार रखता है। फिर अनुच्छेद 174 174 का पार्ट 1 एवं पार्ट 2 में यह उपबंधित है, यह प्रावधान है कि राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडल के विषयों पर या विधानमंडल को स्थगित कर सकता है, उसको भंग कर सकता है, या सत्र के एक सत्र दूसरे सत्र के अधिवेशन के बीच जो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड है वह 6 महीना से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, वो भी देखता है। दूसरा अनुच्छेद 213 भारतीय संविधान के आर्टिकल 213 में यह भी प्रावधान है कि राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडल के विषयों पर अध्यादेश भी जारी कर सकता है। अर्थात जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को यह समाधान हो जाए, यह समझ में आए कि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण शीघ्र कार्यवाही करना आवश्यक है, राज्य में वैसी स्थिति तत्कालिक स्थिति आ गया है कि उसे कानून को इम्प्लीमेंट करना आवश्यक है, तो वह राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, जैसा कि आर्टिकल 213 में प्रावधान किया गया है। तो ऐसे इस आदेश को स्पष्ट से या क्लियर समझने के लिए सत्यपाल दंड बनाम पंजाब राज्य का केस जो 1969 में आया और डीसी बधवा बनाम बिहार राज्य के मामला को पढ़कर आप सब समझ सकते हैं कि यह ऑर्डिनेंस का खेल राज्य के द्वारा कैसे हुआ है और इसे क्यों लाया जाता है और लाने के पीछे क्या उद्देश्य होता है। फिर चौथा है जुडिशियल पावर्स, न्यायिक शक्तियां। इसके साथ साथ इंक्लूडेड है पार्डन पावर्स अर्थात क्षमादान की शक्तियां। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों को राज्यपाल के द्वारा उसकी सजा में दंड में कमी, स्थगित, परिवर्तन या क्षमा भी करने का अधिकार प्रदान है। अर्थात राज्यपाल किसी अपराध के लिए किसी सिद्ध दोष व्यक्ति के सजा को क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार करने अथवा दंडादेश का प्रविलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति राज्यपाल को दिया गया है। इसके संदर्भ में कुछ मामला भी आया जिसे आप जैसे के नानावती बनाम बॉम्बे राज्य का मामला था जो 1961 का मामला था। दूसरा नारायण दत्त तिवारी वर्सेस पंजाब राज्य का मामला था जब नारायण दत्त तिवारी पंजाब में गवर्नर थे, उस समय का यह मामला था। उसको भी अगर डिटेल से आप पुस्तकों में देखेंगे तो जो पार्डन पावर्स राज्यपाल को है उस पर किस तरह से न्यायालय ने और भी उसे स्पष्ट करने का कोशिश किया।
तो इस प्रकार राज्यपाल के अधिकार एवं कार्यों से संबंधित तथ्यों पर जो अभी हमने बताया या चर्चाएं की, इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो स्टेट ऑफ इंडिया में एक राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल का पद होता है, वह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, जिसकी भूमिका राज्य के सभी कार्यों के क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। विशेषकर राज्य के सरकार निर्माण में जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत अर्थात मेजॉरिटी नहीं मिलता है, तो उस समय राज्यपाल के कार्य स्वविवेकीय हो जाता है कि वह बहुमत दल वाले, जो बड़े दल है, बहुमत नहीं है तो बड़े दल को सरकार में बुलाने की कार्य करे, या वो अगर तैयार नहीं है तो उसके बाद जो संख्या में अधिक है उस दल को बुलाकर सरकार निर्माण के लिए बुलावे, या जो आफ्टर कॉलिशन, जो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद यदि कुछ दलों ने मिलकर कॉलिशन बनाया है संविदा करके, अगर वह डिमांड कर रहा है कि सरकार बनावे, उसको सरकार बनाने की न्योता दे। तो इन सभी विधियों पर राज्यपाल को अपना विवेक कार्य करना है, और उसमें वह साधारणतः वह विधि विशेषज्ञ से, संविधान विद से या अन्य लोगों से वह राय विचार लेता है, सलाह लेता है, उस पर कार्य करता है। जैसे अभी महाराष्ट्र का मामला आया है, तत्काल में आप महाराष्ट्र की सरकार के गठन की मामला देखें, उसके पहले कर्नाटक में उथल पुथल जब सरकारें हुई तो उस समय राज्यपाल के कार्य देखे, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में जो अभी कांग्रेस की सरकार गई, फिर बीजेपी की सरकार आई, उस समय किस तरह से खेल हुआ, उस समय राज्यपाल के जो कार्यों पर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जब मुहर लगाई, उन सभी घटनाओं को भी देख रहे हैं। इसलिए राज्यपाल का कार्य समय समय पर कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, वह माने थोड़ा संवैधानिक होता है, जिस पर वह अपने विवेक से कार्य करना होता है, व्यवहार में उसे अपने आप को उस समस्या से निकालना होता है। थैंक यू। आगे आप फिर पुस्तकों में इससे रिलेटेड की देखिएगा, कि राज्यपाल की भूमिका से संबंधित, चाहे वह मुख्यमंत्री के नियुक्ति हो, मंत्रिमंडल के भंग करने की बात हो, या केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करने की बातें हो, या अन्य कुछ तथ्य है जो कि उसकी भूमिका को दर्शाता है। ऐसे में उसके कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालने का कोशिश किया हूँ। इसे समझिए और इसका नोट बनाकर कोशिश कीजिए, तैयारी कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।